हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी 70th बीपीएससी मेंस की अपनी GS2 की कॉपी शेयर कर रहा हूँ। कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ क्वालिटी का इशू हुआ था, तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम लिंक दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी में इवेलुएट करूँ तो आप उस लिंक पे मुझे कॉपी सेंड कर सकते हैं। वो चार्जेबल बेसिस पर रहेगा, बट उसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहेगा, तो इतना ज़्यादा चार्ज उसका नहीं रहेगा। अगर आप उसमें दो टाइप का एवेल्यूशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि ओनली मैं मार्क्स बता दूं तो उसका तो बहुत ही कम चार्ज रहने वाला है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉल करके आपको 1-to-1 फीडबैक दूं, मेरे साथ में एक 69th में सेलेक्टेड मेरा फ्रेंड है। उसके जीएस में, वो इंग्लिश मीडियम से था, जीएस में उसके 484 मार्क्स थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे उस ईयर। तो उससे भी आप टेलीफोन पे डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। लेट से अगर आप 71st मेंस पे लिख रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कहाँ पर कमी रह गई कंटेंट में, क्या आप और एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते थे, वो भी आपको गाइड कर देगा। उसका चार्ज डिफरेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं। अभी ये 32 क्वेश्चन है, सॉरी ये आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। इसमें मैंने देखा कि बहुत बच्चों ने ना जब कॉपी चेक की तो सिर्फ रिट्स के बारे में मेंशन करके छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि रिट्स उसका एक पॉइंट हो सकता था। हार्ट एंड सोल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर कुछ और भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्पीडी जस्टिस होगा। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप भी 32 में कवर होता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स रिलेटेड है, फिर सिविल लिबर्टीज़, ऐसे कुछ करके पॉइंट्स और बताने हैं। फिर ठीक है, कुछ इश्यूज है, वो पूछा तो नहीं है, बट मुझे लगा कि अब थोड़ा स्पेस भी बचा हुआ है तो क्या एड ऑन कर सकते हैं। तो हार्ट एंड सोल तो है, बट स्टिल इतना भी इजी नहीं है एक आम जनता के लिए उसको अवेल करना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जस्टिस डिलेड है, रेमेडी कॉस्टली है। फिर पीआईएल को आर्टिकल 32 से लिंक करके मैंने ऐसे कंक्लूड कर दिया। फिर ये बी वाला क्वेश्चन भी ये आप देख सकते हैं। इसमें एडीआर का मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं था, बट मैंने ऐसे ही अंदाजे से लिखा। मेरे हिसाब से डाटा ठीक नहीं है, बट हाँ यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों ने ना इसको पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में एडीआर का डाटा दिया है, वो यूज़फुल नहीं है। ये विद रेस्पेक्ट टू बिहार पूछ रहा है, तो बेटर होता अगर आप बिहार के रेस्पेक्ट में डाटा देते हैं। और इंट्रो में ट्राई करो कि क्रिमिनलाइजेशन और पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, दोनों टर्म्स को डिफाइन करें। ये इंटर रिलेटेड टर्म्स है। बाकी आप जो नेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे कि रीजंस क्या है या वे फॉरवर्ड क्या है, वो दोनों में सेम रहेगा, बट एटलीस्ट इंट्रो में आपको मेंशन करना है कि दोनों से आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने खाली एक ही को लिखा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और यहाँ पे रीजंस में मैंने एक ही लिखा है क्रिमिनलाइजेशन, बट वो दोनों के सेम ही है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी लिख देना चाहिए था, रीजंस ऑफ बोथ करके लिखना चाहिए था, बट ठीक है। सजेशन तो ये रीजंस तो दोनों के सेम ही रहेंगे और वे फॉरवर्ड भी दोनों का सेम ही रहेगा। हाँ, लिली थॉमस केस आपको जरूर यहाँ पर मेंशन करना था, तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। मैंने मेंशन किया लिली थॉमस केस कंक्लूजन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट्स ने मोर देन 2 ईयर्स से जो कन्विक्ट है उनके लिए प्रोविजंस रखा है। आप इसको रीड कर लेना पॉज करके। और यहाँ पे भी एक इशू हुआ है इस क्वेश्चन में, लोगों ने ना एक डायमेंशन को एड्रेस किया कि वो पॉलिटिकल फेनोमेनन है। वैसे तो आप स्टैंड ले सकते हो कि हाँ मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, और उसमें आप अच्छे आर्गूमेंट्स दे सकते हो, वो भी ठीक है। बट मुझे लगता है कि ज़्यादा बैलेंस्ड आंसर तब लिखा जा सकता है जबकि पॉलिटिकल तो है ही, बट स्टिल सोशल फेनोमेनन भी तो वो है ना। ये तो बोला है कि नो मोर ए सोशल फेनोमेनन, तो ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सोसाइटी लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर एग्जांपल्स लोगों ने नहीं दिया, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज लिखे हैं, तो आप ट्राई करो कि एग्जांपल्स दे दो। बीएसपी है, एलजेपी है, बिहार से रिलेटेड भी एग्जांपल दे सकते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कास्ट का ध्यान रखा जाता है, कुर्मी वर्सेस यादव हो गया, और कुछ नई पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे जाट हरियाणा में इमर्ज हो रहे हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की नई नई डिमांड आ रही है, तो वो भी एक पॉलिटिकल इशू है, जैसे कि पाटीदार गुजरात में कर रहे हैं। बट हाँ, स्टिल सोशल फेनोमेनन एग्जिस्ट करता है, जैसे मैरिज वगैरह में कास्ट है, वायलेंस लोअर कास्ट पीपल के अगेंस्ट स्टिल वायलेंस होता है कास्ट बेस्ड। मैनुअल स्कैवेंजिंग में अभी भी आप देखेंगे तो लोअर कास्ट पीपल ही है ज़्यादातर, और रूरल एरियाज में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब आप इसको रीड कर लेना, मैं जल्दी जल्दी आगे इसको कर रहा हूँ। कोलिजन वालों में लोगों ने ना कुछ ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इसमें। ये 1 2 3 4 जज केस लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट आएगा। किसी किसी ने इस फर्स्ट पार्ट को उतना अच्छे से एड्रेस नहीं किया है। और क्रिटिसिज्म में ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल, फैक्ट्स, कमेटी रिपोर्ट डालेंगे तो अच्छा इंपैक्ट आएगा। जैसे मैंने इसको लिंक किया आर्टिकल 15 से, सेपरेशन ऑफ पावर से, कि जज ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं और उनके केस में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और एक अंकल जज सिंड्रोम करके लॉ कमीशन का रिपोर्ट था, वो भी मैंने मेंशन किया। 230th रिपोर्ट है, ये एक बार आप चेक कर लेना। लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अंकल जज सिंड्रोम है जुडिशरी में।
और वे फॉरवर्ड में है कि अपॉइंटमेंट एक जुडिशियल कमीशन से होना चाहिए जैसे साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसमें जुडिशरी मेजोरिटी में तो रहेगी बट एक्सक्लूसिव वो अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, लाइक दूसरे लोगों का भी रोल रहेगा बट मेजोरिटी रोल जुडिशरी प्ले करेगी। तो ये आप देख लेना यहाँ से। फिर इस क्वेश्चन में भी लोगों की गलती हुई है कि उन्होंने बेनिफिट्स लिख दिया 73 74 से, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एंड ऑल। वो नहीं पूछा गया है, वो एक्चुअली कोर पार्ट है कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, तो ज़्यादा आपको उसी का राउंड लिखना है आंसर को, है। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट होने के बाद मैंने ट्राई किया कि कुछ इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट स्लाइड्स को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप रीड करते रहना। यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होते, गवर्नर चेंज होता, उसको भी बहुत कम लोगों ने एड्रेस किया है। हल्का सा उसको 2-3 लाइन में एड्रेस ज़रूर करना चाहिए था। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे उतना ही आपका आंसर स्पेसिफिक होता जाएगा। 356 है, 200 है, 153 है। और रिसेंट जैसे 356 का मणिपुर में हुआ तो मैंने एग्जाम्पल में भी उसको यूज़ किया है। डिस्क्रिप्शन वाले में सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन गवर्नर के पास में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। वैसे फर्स्ट पार्ट तो पूछा नहीं, आप डायरेक्ट सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन वाला भी मेंशन कर देंगे तब भी चल जाएगा। बट हाँ, उसमें आपको ये ज़रूर अगर एंड में कंक्लूड करते टाइम कि सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि एसआर बोमई केस में कुछ गाइडलाइंस पास ऑन की है, रामेश्वर प्रसाद केस में है कि आप डिस्क्रिप्शन को भी ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते कि अपनी मनमानी से ही गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर रहा है। तो उस पर भी कुछ चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट रूलिंग्स के थ्रू दिया है। ये पूछा नहीं गया बट केस अगर आप लिखेंगे कि भाई डिस्क्रिप्शन से संबंधित क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कोई जजमेंट आया हुआ है, तो एक एड ऑन होता है, वैल्यू एडिशन होती है उसके आंसर में। पूछा तो डिस्कशन वाला ही गया है बट ये केसेस भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ एटलीस्ट 1-2 केस, एसआर बोमई केस का तो मेंशन कर ही दो, वो तो काफ़ी पॉपुलर केस है गवर्नर से रिलेटेड। और कंक्लूजन में मैंने सरकारी कमीशन का लिखा है कि गवर्नर एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। स्पेस का मिसमैनेजमेंट हुआ यहाँ पे मेरे से। इस टाइप के क्वेश्चन को ना अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते, जैसे कैसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे सिंबल ऑफ आइडेंटिटी है। तो ऐसे करेंगे तो आपके पास में कंटेंट रहेगा और क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन भी ठीक से होगा। अदरवाइज क्या पूछ रहा है और आप क्या लिख रहे हैं उसमें ना फिर मिसमैच होने लगता है। ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ब्रेक करना चाहिए था बट मैंने एक ही डायमेंशन में लिख दिया, तो कुछ लोगों ने ब्रेक किया तो उनका आंसर और भी अच्छा है। एग्जाम्पल्स मैंने देने का ट्राई किया जहाँ भी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि बंगाली वर्सेस ये आसाम में है, चल रहा है, महाराष्ट्र में चलता है, साउथ इंडिया में है। पॉलिटी के आंसर राइटिंग में हमेशा ट्राई करना है कि आर्टिकल, कमेटी रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये सब ऐड कर पाओ, है ना। इस क्वेश्चन में भी लोगों की मिस्टेक हुई कि विंटर रेनफॉल में उन्होंने या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक लिख दिया या ओनली वो रिटर्निंग मानसून का लिख दिया, दोनों ही विंटर रेनफॉल का पार्ट है। तो यहाँ पर जैसे रेनफॉल मैकेनिज्म है ना, रिट्रीटिंग मानसून भी आता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आता है। हालांकि मैंने डायग्राम में वो नहीं दिखाया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बट मेंशन तो दोनों किया है लिखते टाइम, तो पॉइंट 2 में लिखा है। और ये किस रीज़न में है वो भी जो उसने पूछा है स्प्रेड वगैरह, वहाँ भी लोगों ने मेंशन नहीं किया कहाँ कहाँ पे होती है बारिश। तो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी लोगों के साथ में इशू हुआ, अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। ये डाटा मैंने मैंग्रोव का इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है बट इसी के आसपास है शायद, वो एक बार चेक कर लेना आप। 4000 कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा बट इसी के आसपास था, तो मैंने रफ डाटा यूज़ कर लिया।
अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई थिंक 2025 में आ गई होगी, तो आप मैंग्रोव को प्रिपेयर करके रख सकते हैं ये डाटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी में तो आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मैंग्रोव से रिलेटेड, तो मुझे इसलिए डाटा याद था, बट बीपीएससी में भी आप याद रख सकते हैं। इसमें 2 पार्ट को अलग अलग करके लिखना है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, और इसमें विद एग्जांपल्स बोला तो ट्राई करना है कि एग्जांपल्स देते जाओ। अब इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ओडिशा कोस्ट में ही मैंग्रोव स्टेबलाइज करता है, यहाँ आप सुंदरबन का दे देंगे तो भी चल जाएगा। जहाँ भी मैंग्रोव होगा वो कोस्टल एरोजन को प्रिवेंट करेगा ही करेगा। जहाँ भी मैंग्रोव होगा वहाँ पर सॉल्टी वाटर का एनक्रोचमेंट भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे ये याद था, बस मैंने जहाँ जहाँ मैंग्रोव है उसको फिट कर दिया एग्जाम्पल। जैसे यहाँ ओडिशा मैंग्रोव को दे दिया तो यहाँ सुंदरबन दे दिया, इंटरचेंज भी कर देता तब भी वो सही होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम नहीं करता है। बस जस्ट एग्जांपल्स मेंशन करता जाना, क्योंकि उसने पूछा है कि विथ एग्जांपल्स, तो आप ट्राई कर दो कि 2-3 जगह लिख दो एग्जांपल्स, ताकि उसको लगेगा कि हाँ आपने एग्जांपल्स दिया है। जैसे बायोडाइवर्सिटी में रॉयल बंगाल टाइगर, अब इसमें एक एग्जांपल सफिशिएंट था, ये फिशिंग कैट वाला लिखने की ज़रूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है। और सुनामी में यहाँ पर आप साइक्लोन का भी दे सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वेस्ट बंगाल साइड को आई थिंक, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, जितना मुझे याद आ रहा है एम्फन साइक्लोन वगैरह आया था, तो डेफिनेटली जहाँ मैंग्रोव रहा होगा वहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा, तो वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रिसेंट का ना। तो और कंक्लूजन में मिस्ती मिशन लिख देते तो अच्छा रहता, मेरे पास स्पेस नहीं बचा था, लिख नहीं पाया मैं। गवर्नमेंट ने मिस्ती मैंग्रोव से रिलेटेड मिशन लॉन्च किया मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए, बजट में उसका मेंशन था। और यहाँ पर भी लोगों से कुछ गलतियाँ हुई, क्योंकि यहाँ भी अगेन विथ एग्जांपल्स बोला है, तो किसी ने एग्जांपल्स देने का ट्राई नहीं किया, बस वो लिख दिया जोग्राफिकल कंडीशन। तो यहाँ पे भी आपको जनरल एग्जांपल्स को फिट इन करना था, जैसे कि ये 70 से कम है, मैंने लिखा है फिंगर मिलेट, तो यहाँ पर अगर आप पर्ल मिलेट लिख देंगे, जवार बाजरा रागी में से कोई भी लिख देंगे रेंडमली, तो वो भी फिट बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जवार के लिए तो बाजरा के लिए, सारी मिलेट्स का मोर और लेस वो वही जोग्राफिकल कंडीशंस होती है। तो मैंने ट्राई किया कि बस जस्ट एग्जांपल्स देते जाऊँ, और ये डाटा मुझे याद था, यूपीएससी में भी मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मुझे वो वाला डाटा याद था वहाँ से, जो इंट्रो में मैंने यूज़ किया 40%। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स को लिखा, वो बेनिफिट्स को नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो मेंशन करना है। ज़्यादा अच्छा तो मेरे से भी नहीं लिख पाया, बट मैंने ट्राई किया कि जैसे कनेक्टिविटी है तो मैंने दिल्ली में बोला है, तो बाई रोड एंड रेल है, और भी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है वो भी अगर आप दे पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मेरे पास ये मानेसर प्लांट गुड़गांव का एक ही था एग्जाम्पल्स, बहुत एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे थे, बट अगर 2-3 एग्जाम्पल्स कौन सी इंडस्ट्रीज किस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, तो वो अगर आपको पता हो तो और भी आपके आंसर में अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये तो उतना अच्छे से एड्रेस नहीं हुआ, किसी का जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका मैंने देखा, उन्होंने अच्छे से एड्रेस किया, बट ठीक है, मैंने भी ट्राई किया कि कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखे, जैसे कि धारवाड़ रोग का मेंशन कर दिया, कुछ गोंडवाना लैंड वगैरह उससे लिंक किया कि कैसे वो पेनिनसुला वहाँ से आया, लावा फ्लो एंड ऑल हुआ, वो सब करके थोड़ा जो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके मैंने ट्राई किया कि एक थोड़ा ठीक ठाक आंसर बन जाए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड, बट उतना अच्छा नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन माइनिंग वाले पार्ट को मैंने अच्छे से एड्रेस किया, सेकंड पार्ट को। इसमें जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है उनको लगभग मुझे लगता है सबको इशू ही हुआ होगा। यहाँ ज़्यादा कुछ कंटेंट था नहीं, तो पहले मैंने हिस्ट्री लिखी कि कैसे वो टेथिस सी और यूरेशियन प्लेट से सेपरेट था, फिर गोंडवाना लैंड थी, फिर वो उसका मूवमेंट हुआ, मेडागास्कर के पास में वोल्केनिक इरप्शन हुआ एंड ऑल। बट उसको ज़्यादातर लिंक करना था वो रॉक सिस्टम्स एंड ऑल से, उसकी जियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना था, पूछा वही वही था, बट ठीक है उतना कंटेंट था नहीं इस पर। तो मैंने मेंशन तो किया जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, लावा फ्लो उस वजह से रिच विद द मिनरल सोर्सेज एंड ऑल हुआ है, तो कुछ कुछ पॉइंट रिलेवेंट है, बाकी जैसे तैसे करके कंटेंट मैंने जनरेट किया था वहाँ पे। माइनिंग एक्टिविटी वाले मैंने अच्छे से इस पार्ट को एड्रेस किया कि कहाँ पर किसकी माइंस है, कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल्स मिलता है, वो ठीक ठीक मैंने एड्रेस कर दिया है।
वैसे यहाँ पर कस्तूररंगन कमेटी का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं है, ये एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फिट बैठता है, बट मुझे लगा कि ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है और ये एरिया भी वहीं पे आता है, तो मैंने स्पेस भी बचा हुआ था तो सोचा ठीक है यूज़ कर लेता हूँ। बट इसको आप एनवायरनमेंट के लिए रख सकते हैं, कस्तूररंगन कमेटी का रेफरेंस। अगर कोई 71st मेंस लिख रहा है तो वहाँ पर ये कमेटी काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, 38 मार्क्स में मैंने देखा है कि जो मेन कोर डायमेंशन पूछी है ना, कभी कभी उसको एड्रेस करने के पहले ही लाइक जैसे यहाँ पर मैंने इसमें फर्स्ट डायमेंशन में 10 पॉइंट्स लिखे हैं, सेकंड डायमेंशन में भी आप देखेंगे तो मैंने अराउंड 8-9 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद में फिर मैंने ये पूछा है, ये बोला है कि कुछ इश्यूज़ एंड ऑल, बट कुछ कुछ कॉपीज में मैंने देखा कि जो कोर पार्ट पूछा गया उसको बहुत कम लिखा गया है और जो उनको आता है उस पर ज़्यादा उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, जैसे कि इश्यूज़ क्या है उसको ज़्यादा बोल दिया, फिर सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हाँ ठीक है, 38 मार्क्स में आप इशू सॉल्यूशन से बता सकते हैं, बट पहले जो कोर पार्ट पूछा गया है उसको एड्रेस करना है। जैसे मैंने एक में 10 एक में 9 पॉइंट्स लिख दिया दोनों डायमेंशन में। अब मैंने कुछ कुछ इश्यूज़ क्या है, स्पेस बचा है तो ठीक है वो मैंने लिख दिया, थोड़ा रिलेवेंट भी है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट ये सब्सिडरी पार्ट है, कोर पार्ट आपका आंसर का वो है जो 2 डायमेंशन पूछा, उसको आपको अच्छे से लिखना है पहले, उसके बाद में आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों एक ही में लिख दिया, 2 डायमेंशन जो पूछा गया है। अलग अलग लिखता तो बेटर रहता। इसका इंट्रो भी सही नहीं है उतना, वो डीएनए से रिलेटेड है, वो फिंगरप्रिंट को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। अगर उसको नहीं करता डायरेक्ट लिख के ये यूज़फुल इन फॉरेंसिक साइंस लिख देता तो ठीक है, क्योंकि अब इंट्रो से उसको लग रहा है एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि मैं भी मुझे अच्छे से पता नहीं है इस टॉपिक के बारे में, और सही में उतना अच्छे से नहीं पता था। बट हाँ, फॉरेंसिक में क्या यूज़ हो सकता है उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो तो मैंने कोरिलेट करके लिख दिया, लेकिन वो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी होती क्या उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो वो मुझे इंट्रो में उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए था। यहाँ पे भी बच्चों ने नेशनल सिक्योरिटी पूछा तो उन्होंने ड्रोन्स का जनरल यूज़ लिख दिया, जनरल यूज़ नहीं पूछ रहा है वो। नेशनल सिक्योरिटी मीन्स आपको इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म्स एंड इंसर्जेंसी वाले एरियाज़ में वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं वही सब मेंशन करेंगे तो ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट रहेगा। बाकी जनरल पॉइंट्स लिखेंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी से में कैसे लिंक करेंगे वो आपको लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पॉइंट्स इतने रिलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो पूछा है वो नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करके पूछा गया है। साइंस में क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, 5 की जगह 6 क्वेश्चंस थे, तो लास्ट वाले में टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ है तो उतना अच्छा आंसर नहीं बन पाया था इसका। बट ठीक है, मैंने ट्राई किया कि सारे पार्ट्स को एड्रेस कर दूं।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कंक्लूज़न में मैंने न्यू स्पेस पॉलिसी का मेंशन कर दिया था। अगर आप मुझसे इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं।